So it's like मेरा वाला blue and तेरा वाला blue is different. Yes. We clearly tell them कि इसमें क्या अच्छा लग रहा है वो बताओ, क्या बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा है वो बताओ. रिवाइज की होगी, एक बार फाइनल हो गया कॉस्ट की 25 लाख रुपीस खर्चा हो. आई थिंक ये एक सवाल है जिसका आंसर देने के लिए हम काफी हेजिटेंट होते हैं. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू हैव दिस मनी कॉन्वर्सेशन इनिशियली इन योर करियर. एंड देन इस स्टेज पे अगर क्लाइंट आपको बोलता है कि मेरे को कुछ प्लान्स दिखाओ, मैंने 2-3 आर्किटेक्ट के साथ बात की है, तो फिर उसके बाद मैं डिसाइड करूंगा, तो फिर आप क्या बोलते हो? नाउ विद ऑल दैट इन्फॉर्मेशन आप एक डिटेल एस्टिमेट बना सकते हो. इनिशियली जो हम शेयर करते हैं वो ब्लॉक एस्टिमेट के 3 ग्रेड्स है. राइट. तो तब आपने क्लाइंट के साथ डिस्कस कर लिया एंड द क्लाइंट टेल यू कि उनको A1 चाहिए, A2 चाहिए, A3 चाहिए, उसका भी कुछ. Hi everyone. Hi everyone. So this is our first upload of 2025 and we are super excited that it's coming on Design Calling. Now on this channel we uploaded the last video. I don't long time back. कितने साल पहले उसको अपलोड किया था. But the best part is हमने डिसाइड किया है हम इस चैनल को रिवाइव करने वाले हैं, काफी सारी नई चीजें ट्राई करने वाले, नए फॉर्मेट्स के साथ एक्सपेरिमेंट करने वाले, काफी रिस्क लेने वाले हैं. जैसे आप देख सकते हैं ये फॉर्मेट, ये सेटअप भी काफी डिफरेंट है. सो इफ यू हैव बीन फॉलोइंग अस ऑन इंटीरियर एनालिसिस बाय निहारा, जो हमारा मेन चैनल है जहां पर हम इंटीरियर डिजाइन के प्रोजेक्ट्स, नए मटेरियल्स, एग्जीबिशंस, काफी सारी चीजों के बारे में कंटेंट अपलोड करते हैं. और सिर्फ फिनिश्ड प्रोडक्ट नहीं बट एक इंटीरियर के प्रोजेक्ट की पूरी जो जर्नी होती है, BTS वाले जो सारे वीडियोस होते हैं वो सब कुछ हम अपलोड करते हैं. बट इफ यू आर वाचिंग अस फॉर द फर्स्ट टाइम और इफ यू हैव फॉरगॉटन अस, आई एम आर्किटेक्ट निहारा सोनावने. आई एम आर्किटेक्ट स्वप्निल सोनावने. I always say that I am an architect who is super passionate about interior design. And I associate myself as a teacher and someone behind the camera. So we've been working in the field for 15 plus years and I remember in 2009 जब मैंने मेरा first project किया था, मैं कितनी clueless थी और कितनी सारी चीज़ों के बारे में मुझे पता नहीं था. And I always felt कि कॉलेज में हम काफ़ी सारी theoretical चीज़ें सीखते हैं, but वो theory to practical का जो transition है वो करना बहुत मुश्किल होता है. 2009 से लेकर 2024 तक की जो journey रही है काफ़ी eventful रही है. मतलब वी वर्कड ऑन सो मेनी प्रोजेक्ट्स एंड विद एवरी प्रोजेक्ट आई थिंक हमारी जो सिस्टम होती है वी केप्ट ऑन रिवाइजिंग द सिस्टम. वी मेड सो मेनी मिस्टेक्स एंड ब्लंडर्स एंड वी ऑलवेज थॉट कि हमने जो मिस्टेक्स किए वो आप ना करें या कोई और ना करे. सो आज के वीडियो में हम क्या करने वाले हैं कि विद एवरी प्रोजेक्ट जो सिस्टम हमने बनाई है और अभी हमारी जो लेटेस्ट सिस्टम और सब कुछ है, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट. पूरे प्रोसेस की बात करेंगे स्टार्ट से लेकर हैंडओवर तक. तो इसके पहले जितने भी वेबिनार्स हमने कंडक्ट किए थे, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स ने आई थिंक हमें ये सवाल पूछा था कि ये ब्लॉक एस्टिमेट कैसे करना है, ये हम सीख गए, डिटेल एस्टिमेट कैसे करना है, ये हम सीख गए, बट इसको अप्लाई किस तरीके से करना है. कोई भी नया प्रोजेक्ट जब हमें मिलता है तो ब्लॉक एस्टिमेट कौन से स्टेज पे देना है, डिटेल एस्टिमेट कौन से स्टेज पे देना है, रिवाइज कैसे करना है, बिकॉज इसमें हम बात करने वाली सारी चीज़ों को आप अप्लाई कैसे करोगे. और पूरा जो प्रोसेस है आई थिंक डिज़ाइन से लेकर एग्जीक्यूशन और हैंडओवर का पूरा जो प्रोसेस है, जर्नी है, उसको स्मूथ किस तरीके से किया जा सकता है. सो शैल वी स्टार्ट? यस. Swapnil, if I am a home renovator and I am meeting you for the first time regarding the renovation of my home, what can I expect? नॉर्मली हमें जब कॉल आता है तो वी प्रिफर मीटिंग ऑन द साइट एंड साइट पे मिलने के बाद वी हैव अ क्वेश्चनियर रेडी. वो क्वेश्चनियर में हर एक स्पेस वाइज एंड आइटम वाइज क्वेश्चंस रहते हैं जो हम आपको पूछते हैं. देन वी मेक आवर नोट्स एंड वी राइट डाउन एवरीथिंग दैट यू वांट फ्रॉम योर स्पेस. एंड देन बहुत बार ऐसा होता है कि पीपल आस्क इन द फर्स्ट मीटिंग इटसेल्फ कि कितना बजट होगा. डिस्कवरी फेज होती है वो. तो आपके बारे में, आपके फैमिली के बारे में, आपके हैबिट्स के बारे में हम पूरी नोट ले लेते हैं एंड एक पूरा स्कोप ऑफ वर्क का पूरा एक डेफिनेशन ले लेते हैं. इस स्टेज में हम मेजरमेंट नहीं लेते साइट की. इस स्टेज में हम आपसे ही एक सेल प्लान मंगाते हैं जो बिल्डर ने दिया हुआ रहता है and then उसके ऊपर we start noting down everything that you want from your dream home. Do I need to do any prep work for this meeting? No, you are a client and you don't need to do any prep work. You just have to be true to yourself and you should share what you want and ask questions even if you feel they are stupid. Even though you said कोई prep work जरूरी नहीं है, but if I'm planning my home renovation, मैंने बहुत सारा रिसर्च करके रखा है. I am on Pinterest, Instagram, बहुत सारे रील्स, वीडियोस, फोटोज सेव करके रखे हैं. Can I show that to my designer? Yes, of course you can show that to your designer, but don't tell them कि मुझे ये चाहिए. Tell them what you like about the image and don't expect the same thing happening in your space because a designer can give you better ideas than that image. So don't limit yourself to 10 images of every space and then expect कि वो designer आपको बना के देगा. तो Pinterest हो या YouTube हो या कहीं से भी अगर आपको references है आपके पास, तो एक stage होती है referencing की, वो हम लोग देखेंगे आगे. तो वो stage के टाइम पे आप share कर सकते हैं. So this is not the right stage. No, first meeting is not the right time. उसके बाद क्या होता है? जनरली फर्स्ट मीटिंग में ऐसे होता है कि हमारे साइड से हम काफ़ी सारे सवाल पूछते हैं, बी इट अबाउट देयर फैमिली. आई थिंक बेसिक से स्टार्ट करना कि रिक्वायरमेंट्स क्या है, उनको क्या क्या चाहिए, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. और इसमें ऐसे होता है कि इरिस्पेक्टिव ऑफ द टाइम कि आप कितनी बार इस एक्सपीरियंस में से जा चुके हो,
कई बार कई सारी चीज़ें छोटी छोटी पूछना भूल जाते हो, कुछ चीज़ें डॉक्यूमेंट करना भूल जाते हो ऑन साइट, फिर वो डायरेक्शंस हो या फ्लोरिंग कौन सा लगा है, ये चीज़ें हम भूल जाते हैं. सो व्हाट वी हैव डन इज वी हैव कंपाइल्ड अ लिस्ट ऑफ ऑल द क्वेश्चंस दैट यू नीड टू आस्क इन द वेरी फर्स्ट मीटिंग. और इसमें 1 BHK 2 BHK 3 BHK बेसिकली नंबर ऑफ बेडरूम्स बढ़ जाएंगे तो आपको वो बेडरूम के मतलब उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. बट दिस इज समथिंग दैट यू कैन कस्टमाइज एज पर योर साइट. और इसमें सारे सवाल है जो आपको पूछने चाहिए. तो आपको क्या करना है, जब भी आप साइट विजिट करोगे यू हैव टू जस्ट टेक अ प्रिंट आउट. तो आपको इसकी प्रिंट आउट लेके जाना है और सारे सवाल आपको पूछने हैं. इस सेम मीटिंग में आपको पूछना है कि आपका बजट क्या है. आई थिंक ये एक सवाल है जिसका आंसर देने के लिए हम काफी हेजिटेंट होते हैं. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू हैव दिस मनी कॉन्वर्सेशन इनिशियली इन योर करियर. सो देयर आर क्लियर कट क्वेश्चंस एंड प्रॉम्प्ट्स इन दिस PDF. आपको उसको सिर्फ फॉलो करना है एंड यू विल बी सॉर्टेड. तो निहारा, फर्स्ट मीटिंग तो आपने कर ली, एंड देन फर्स्ट मीटिंग में अगर क्लाइंट आपको पूछता है कि मेरी ये रिक्वायरमेंट है, आपने सवाल पूछे, लिख भी ली, तो नेक्स्ट मीटिंग में आप क्या लेके जाओगे? सो वी ऑलरेडी हैव द रिक्वायरमेंट्स एंड आई एम होपिंग कि फर्स्ट मीटिंग में क्लाइंट ने ये भी बोल दिया है कि उनका बजट क्या है. एंड जैसे हमने ऑलरेडी ऑफर लेटर के फॉर्मेट में देखा है कि फीस आर बेस्ड ऑन द कार्पेट एरिया विच इज अ कांस्टेंट थिंग थ्रू आउट. सो इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि उनका बजट क्या है, उनका स्कोप ऑफ वर्क क्या है, आपके फीस कांस्टेंट रहने वाले हैं. निहारा, टॉक अ लिटिल बिट मोर अबाउट द ऑफर लेटर. सो ऑफर लेटर आई थिंक एक ऐसा डॉक्यूमेंट है या अग्रीमेंट हम उसको कह सकते हैं जो इनिशियली हम बनाते हैं किसी भी क्लाइंट के साथ. सो उसमें क्लाइंट डिटेल्स, डिजाइनर के डिटेल्स, एड्रेस वगैरह वो बेसिक चीज़ है. उसी के साथ स्कोप ऑफ वर्क क्या है, डिजाइनर स्कोप ऑफ वर्क क्या है, उसमें वो मेंशन्ड है. एक आर्किटेक्ट या डिजाइनर के जो पेमेंट स्टेजेस होते हैं, फीस किस तरीके से होंगे, वो सब मेंशन्ड होता है. क्लाइंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है इफ एट ऑल यू डिसाइड टू प्रोसीड विद द प्रोजेक्ट. तो क्लाइंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, डिजाइनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, सब कुछ मेंशन्ड होता है. तो उसको हम ऑफर लेटर कहते हैं. आई थिंक इंडिया में सेक्टर इतना अनऑर्गेनाइज्ड है कि आपको रेयरली ऐसे कोई लोग मिलेंगे जो अग्रीमेंट के ऊपर साइन करेंगे. बट आई थिंक हैविंग अ डॉक्यूमेंट लाइक दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट. सो एटलीस्ट देयर इज क्लैरिटी अबाउट कि दोनों का स्कोप क्या है इन द स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट. अलॉन्ग विद ऑल दीज थिंग्स उसमें ब्लॉक एस्टिमेट भी मेंशन्ड होता है. सो ब्लॉक एस्टिमेट में हम हमेशा 3 ग्रेड्स की बात करते हैं, A1, A2, A3. और डिफरेंट ग्रेड्स में क्या मटेरियल्स हम यूज़ करेंगे, किस टाइप के फिटिंग्स यूज़ करेंगे, ये सारी चीज़ें होती है. सो इनिशियली एकदम इनिशियल प्रोजेक्ट के फेज में ही क्लाइंट को एक क्लैरिटी होती है बिफोर यू डिसाइड टू प्रोसीड विद द प्रोजेक्ट. तो विद द ऑफर लेटर वी शेयर द एक्सेल शीट ऑफ ब्लॉक एस्टिमेट. And if people who are watching wants to access those sheets, what are the ways in which they can access it? तो इफ एट ऑल अगर कोई रेनोवेटर है, डिजाइनर्स हैं और प्रोफेशनल्स है, प्रोबेबली कोई ऐसा है जिसने रिसेंटली ग्रेजुएट होकर खुद के प्रोजेक्ट्स लेना स्टार्ट किया है. सो वी रिसेंटली लॉन्च्ड आवर रेसिडेंशियल इंटीरियर एस्टिमेशन कोर्स. तो इसमें हमने सारी चीज़ों की बात की है. व्हाट विल डू इज वील ऐड अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्स एंड अ पिन कमेंट. तो उसके ऊपर क्लिक करके पूरा कोर्स करिकुलम आप चेक कर सकते हैं. उसमें कई सारे टूल्स हम आपके साथ शेयर करते हैं. सो मेक श्योर यू क्लिक ऑन द लिंक एंड यू गो थ्रू एवरीथिंग. सो वंस यू आर एट योर डेस्क आपको क्या करना है, जो ऑफर लेटर का फॉर्मेट हमने शेयर किया है उसमें आपको खुद के डिटेल्स डालने हैं, क्लाइंट के डिटेल्स डालने हैं. फिर A1, A2, A3 ब्लॉक एस्टिमेशन के बारे में हमने ऑलरेडी बात की है, वो आपको फिल करना है एंड यू हैव टू शेयर दैट डॉक्यूमेंट विद द क्लाइंट. सो नाउ द क्लाइंट हैज क्लैरिटी अबाउट आपके फीस क्या है, कौन से स्टेजेस पे वो फीस देने हैं, क्लाइंट की खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, वैलिडिटी ऑफ द अग्रीमेंट, सब कुछ उसमें है. एंड एट दिस पॉइंट इट इज क्लाइंट्स कॉल एक्चुअली कि उनको आगे क्या करना है. यू हैव ऑलरेडी शेयर्ड ऑल द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन दैट यू हैड टू शेयर. एंड देन इस स्टेज पे अगर क्लाइंट आपको बोलता है कि मेरे को कुछ प्लान्स दिखाओ, मैंने 2-3 आर्किटेक्ट के साथ बात की है, तो फिर उसके बाद मैं डिसाइड करूंगा, तो फिर आप क्या बोलते हो? सो एक्चुअली आजकल ये ट्रेंड काफ़ी है. एज डिज़ाइनर्स वी नो कि कोई भी प्रोजेक्ट प्लान करने के लिए प्लानिंग में अगर आप बैठो सारे रिक्वायरमेंट्स समझ के भी, तो ये कितना इलेबोरेट प्रोसेस है. ऐसा नहीं है कि आप 2 मिनट में हो जाएगा, आपको सारी चीज़ों के बारे में सोचना पड़ेगा. सो आई थिंक विदाउट रिसीविंग द confirmation, and by confirmation I mean without receiving the first stage payment, आगे कुछ भी काम नहीं करना चाहिए. लेकिन क्लाइंट को कैसे समझेगा कि आप कैसे डिजाइन करते हो या क्या करते हो? बट आई फील जब भी कोई आपको अप्रोच करता है, एक तो उन्होंने आपका काम कहीं तो देखा है, बी इट ऑन यूट्यूब और इंस्टाग्राम, या आपने किया हुआ काम कहीं तो देखा होगा. तो आई थिंक दैट इज मोर देन इनफ फॉर देम टू टेक अ डिसीजन वेदर यू विल बी एबल टू डू जस्टिस टू द प्रोजेक्ट. उसी के साथ आपके पहले के प्रोजेक्ट के जो भी फोटोग्राफ्स वगैरह होंगे, वीडियोस होंगे, यू कैन ऑलवेज शेयर दोज. और क्लाइंट्स ये भी पूछते हैं कि हम आपकी कोई साइट विजिट कर सकते हैं क्या. नाउ व्हाट वी हैव बीन फॉलोइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम इज कि अगर आपकी कोई साइट चल रही है, मतलब साइट पे लोग एक्चुअली काम कर रहे हैं एग्जीक्यूशन के, तब डेफिनेटली कोई भी आके साइट देख सकता है. बट वंस द क्लाइंट्स एक्चुअली मूव इन, उसके बाद हम दूसरे किसी को विजिट के लिए नहीं लेके जाते हैं. एंड आई थिंक हम हमेशा क्लाइंट्स को यही कहते हैं कि अगर आप भी आपके घर में शिफ्ट हो जाओगे, उसके बाद हम किसी को लेके आएंगे हर बार, तो कैसे लगेगा. राइट. सो इट्स नॉट अ प्लेजेंट सिचुएशन टू बी इन. सो आई थिंक ये क्लैरिटी होना और ये एक्सप्रेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ये एक सवाल होता है फिर खर्चा कितना होगा.
उसके ऊपर बहुत डिपेंडेंट होता है कि वेदर दे विल प्रोसीड विथ यू और नॉट। तो खर्चे के लिए तो आपने ऑलरेडी उनको 3 ऑप्शंस दे दिए हैं, एंड उसके बाद डिस्कशन होगा स्कोप ऑफ वर्क कितना रखना है। तीनों ब्लॉक एस्टिमेट के फिगर्स देने के बाद ये भी होता है कई बार कि उसके बाद दे विल टेल यू उनका एक्चुअली बजट कितना है। या फिर ऐसे हो सकता है हमें लिविंग रूम A1 की क्वालिटी की करनी है और बेडरूम्स A2 क्वालिटी की करनी है, ऐसा हो सकता है। बिकॉज यू शेयर्ड एवरीथिंग, एटलीस्ट यू कैन हैव द डिस्कशन, और कुछ तो आपके पास पेपर पे है। Okay. तो एट दिस स्टेज उनको ये एक्सप्लेन करना सारी चीजें जो आपका प्रोसेस है, जो भी हम देखने वाले हैं इसके आगे, तो ये एक्सप्रेस करना, ये एक्सप्लेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो एक बार किसी को भी क्लैरिटी मिल गई ना, तो फिर कोई एम्बिग्विटी नहीं रहती। इट काइंड ऑफ फॉर्म्स थोड़ा सा ट्रस्ट एट दिस लेवल। यस, तो आपको फर्स्ट स्टेज पेमेंट मिल गई, उसको रिटेनर बोलते हैं हम, राइट? तो फिर रिटेनर मिलने के बाद आपकी नेक्स्ट स्टेप क्या होती है? आप प्लान्स, बहुत सारे प्लान्स बनाते हो, आप एक ही प्लान लेके जाते हो, कैसे करते हो? सो वंस यू रिसीव द रिटेनर, नाउ यू कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट। उसके बाद फर्स्ट स्टेप ये होगी कि इधर आजकल कई सारे डेवलपर्स ऐसे होते हैं कि वो आपके साथ ना ऑटोकैड ड्राइंग शेयर करते हैं। सेकेंडली जो अग्रीमेंट में जो प्लान होता है वो आपको मिलता है, सेल प्लान। बट अगर आपको सेल प्लान मिला भी तो उसमें कई सारी चीजें मिसिंग होती है, जैसे कि कॉलम की पोजीशन, स्ट्रक्चरल मेंबर्स आपको उसमें नहीं दिखते। कई बार उसमें जो मेजरमेंट होते हैं और जो एज बिल्ट के मेजरमेंट्स होते हैं काफी डिफरेंट होते हैं। सो वंस यू रिसीव द एडवांस, एक्चुअल साइट विजिट करते प्रॉपर हम मेजरमेंट्स लेते हैं। एंड इसमें 2 चीजें हैं। एक तो कभी कभी हम लैपटॉप लेके भी जा सकते हैं। आई वुड सजेस्ट दैट लैपटॉप लेके जाओ और वहां पे कोई तो मेजरमेंट ले रहे हो, और जैसे मेजरमेंट्स ले रहे हैं आप साइड बाय साइड आप रियल टाइम ड्राफ्ट कर रहे हो। यू हैव टू मेक श्योर कि आप सारे प्रोजेक्ट सब कुछ मेजर कर रहे हो, सारे स्ट्रक्चरल मेंबर्स मार्क कर रहे हो, सारी जो हाइट्स है, बीम हाइट है, विंडो हाइट है, लिंटल सिल हाइट, सब कुछ आप मेजर कर रहे हो, डायरेक्शंस देख रहे हो, फ्लोरिंग कैसा है वो डॉक्यूमेंट कर रहे हो। एंड इफ पॉसिबल स्ट्रक्चर जिस तरीके से बना है, इधर इट इज C4X और ब्लॉक्स, वो भी आप मेंशन करो, या फिर शेयर वॉल्स है। जैसे आपने बोला इस स्टेज पे स्ट्रक्चरल ड्राइंग मांगना चाहिए बिल्डर से। आई थिंक आप मेजरमेंट्स लोगे, उसके बाद भी स्ट्रक्चरल प्लान डेवलपर से मिलना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इन केस कई बार ऐसे होता है कि कॉलम एंड वॉल इफ इट इज फ्लश्ड तो फिर आपको नहीं समझता है। तो इसके लिए बिफोर यू ट्राई ऑप्शंस कि क्या क्या पॉसिबल है, एक जगह के पोटेंशियल के हिसाब से क्या क्या पॉसिबल है, तो उसके पहले फैक्ट्स पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अनलेस एंड अनटिल आपको पता नहीं है कि एक्सटर्नल पेरिफेरी के साथ अंदर क्या कॉलम्स है, कौन से ऐसे वॉल्स है जो आप डिमोलिश कर सकते हो, कुछ नया बना सकते हो, तो वो क्लैरिटी जब तक आपको नहीं आती, आई डोंट थिंक सो आप 100% एक बेस्ट दे सकते हो। तो ये डॉक्यूमेंटेशन इज सुपर इंपॉर्टेंट। ओके, with the measurements and with everything that the client has shared, design brief. So basically ये दोनों चीज़ें ध्यान में रख के आप फिर different options ट्राई करते हो, तो उसमें भी फंक्शनैलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम हमेशा ऐसे सोचते हैं कि अपार्ट फ्रॉम क्लाइंट ने क्या बताया है, हम सोचते हैं कि जगह के पोटेंशियल के हिसाब से क्या क्या पॉसिबल है। कई बार ऐसे भी होता है कि क्लाइंट्स कहते हैं कि हमें ज़्यादा सिविल वर्क नहीं करना है, बट हम हमारे साइड से ऑप्शंस बनाते हैं कि क्या क्या पॉसिबल है। क्योंकि जब क्लाइंट के साथ आप एक मीटिंग करोगे, सारे लेआउट शेयर करोगे, तो हम उनको ये बताते हैं कि ये आपने बोला था बट ये हमने ट्राई किया है। आपने 8 प्लान बनाए एंड मीटिंग में मे बी बेडरूम ऑप्शन 1 में की पसंद आई, दूसरी बेडरूम दूसरे ऑप्शन में से पसंद आई, किचन के ऊपर दे सेड मतलब 2 ऑप्शन मिलके एक ऑप्शन हुआ, तो इसके बाद आप 1 या 2 प्लान वापस बना के मिलते हो नेक्स्ट मीटिंग में। एग्जैक्टली, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी डू। समझने के बाद कि उनको क्या चाहिए। एक तो ऐसा होता है कि ये एक पूरा का पूरा लेआउट ही अच्छा लगे, बट ये बहुत रेयरली होता है। एज यू सेड, इसका ये, इसका ये, इसका ये, या इसके बारे में और सोचते हैं, और जब 4-5 लोग मिलके डिस्कस करते हैं ना, तो और आइडियाज आते हैं। तो व्हाट वी डू इज उसके बाद फॉलोअप की मीटिंग में हम कंबाइन करके कोई एक ऑप्शन बनाते हैं कि ये बेस्ट है। तो आपका 2D प्लान फाइनल हो गया, तो बिफोर स्टार्टिंग द 3D रेफरेंसिंग में आप क्या फीडबैक लेते हो क्लाइंट से? सो रेफरेंस इमेजेस का प्रेजेंटेशन एक होता है, जैसे इट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, रेफरेंस इमेजेस होते हैं, एंड दैट डजंट मीन कि ये हमारे प्रोजेक्ट्स के रेफरेंसेस हैं, बिकॉज विद सोशल मीडिया, विद इंटरनेट इतने सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है, इजीली एक्सेसिबल है। आजकल हर एक के पास खुद के सेट ऑफ रेफरेंस इमेजेस होते हैं, तो एक्चुअली ये हेल्पफुल भी है। वो आपके साथ शेयर करते हैं, उसके बाद आपको एक आइडिया आ जाती है कि उनको क्या चाहिए। विद द रेफरेंस इमेजेस व्हाट वी डू इज वी शो देम सेट ऑफ रेफरेंस इमेजेस, फिर हर एक स्पेस के लिए वो अलग होते हैं। एंड बिकॉज हमारे पास प्लान अभी फाइनल है, हम क्या करते हैं उस स्पेस से थोड़े जो रेलेवेंट हो स्पेस के हिसाब से, स्केल के हिसाब से, वो इमेजेस हम दिखाते हैं। एंड व्हेन वी शो द रेफरेंस इमेजेस वी क्लियरली टेल देम कि इसमें क्या अच्छा लग रहा है वो बताओ, क्या बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा है वो बताओ। तो ये भी जानना बहुत जरूरी है कि क्या एकदम नो है। तो दिस क्लैरिटी इज सुपर इंपॉर्टेंट बिफोर यू स्टेप इनटू द 3D स्टेज, बिकॉज 3D रिवाइज करना इज वेरी डिफिकल्ट। बहुत बार ऐसा होता है कि हम 3D बना देते हैं अपने हिसाब से एंड देन वो बोलते हैं कि हमने ऐसा इमेजिन किया ही नहीं था, या टोटली हमारे रिक्वायरमेंट से ये अलग है। तो इसलिए विजुअल एस्पेक्ट जानना
कि उनको क्या अच्छा लग रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है. सो इट्स लाइक मेरा वाला ब्लू एंड तेरा वाला ब्लू इज डिफरेंट. यस. तो ये जानना बहुत जरूरी है कि आपको क्या अच्छा लग रहा है. द रेफरेंस इमेज स्टेज इज सुपर इंपॉर्टेंट. अगर आप वो स्किप करके, बिकॉज आपको प्रोजेक्ट फटाफट स्टार्ट करना है, अगर आप डायरेक्टली 3D स्टेज में जाओगे तो इमेजिन आपको 3D पूरा रिवाइज करना पड़ेगा. उसमें कितनी सारी मेहनत है. यस. और उसमें क्लैरिटी भी नहीं है. तो आप कितने बार रिवाइज करते हैं 3D? वंस आपको रेफरेंस इमेजेस से क्लियर हो गया कि उनको क्या चाहिए, तो रेफरेंस इमेजेस के प्रेजेंटेशन को भी हम रिवाइज करके एक बार दिखाते हैं कि आपने उसमें से उनको जो अच्छा लग रहा है निकाल लिया, एक बार दिखा दो, चलो ये प्लान है एंड ये चीजें हमने शॉर्टलिस्ट की है. तो मोर और लेस आपको पता है कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो. उसके बाद जब आप 3D प्रिपेयर करते हो, वेरी रेयरली यू हैव टू रिवाइज इट ट्वाइस. I had an experience with a difficult client. तो एक डिज़ाइन 10 बार नहीं अच्छा लगा, ऐसा करके देखते हैं, वैसा करके देखते हैं, कंटिन्यूसली शी वॉज चेंजिंग इट. तो हाउ डू यू डील विद दिस? आई थिंक विद सम पीपल एक तो ये ना, एज वी आर ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स, इमेजिनेशन हमारा बहुत अच्छा है, विजुअलाइजेशन बहुत अच्छा है. हम कोई इमेज देखकर सोच सकते हैं कि यार क्या हो सकता है इसके साथ, इस स्केल में उसको कैसे फिट कर सकते हैं. बट विद क्लाइंट्स दे आर नॉट ट्रेन्ड, तो उनका विजुअलाइजेशन उतना नहीं होता है. और दूसरी चीज ये है कि इसी के वजह से, बिकॉज ऑफ द सिमिलर एक्सपीरियंस, व्हाट वी हैव डन इज, अगर आपने ऑफर लेटर में देखा होगा, वी हैव अ क्लॉज दैट 3D हम 3 बार रिवाइज करेंगे. तो आपके हिसाब से अगर आप आउटसोर्स कर रहे हो तो आपको जो भी एक्सपेंस है, यू हैव टू ऐड दैट एंड यू हैव टू राइट इट क्लियरली कि हम 1 बार रिवाइज करेंगे, 2 बार करेंगे. तो आई थिंक 2-3 बार आप रख सकते हो, बट 3 बार डजंट मीन कि पूरा का पूरा 3D आपने 3 बार रिवाइज कर दिया. सो आई थिंक वो क्लैरिटी होना इंपॉर्टेंट है. और प्रोजेक्ट के टाइमलाइन के हिसाब से भी ये बहुत मैटर करता है. मतलब अगर आपके पास टाइम बहुत कम है तो आप 3D बार बार रिवाइज करने में और टाइम वेस्ट नहीं कर सकते. तो आपका 3D भी फाइनल हो गया, तो क्या एस्टिमेशन आप उसके पहले देते हो? सो 3D एक बार होने के बाद यू हैव प्रॉपर क्लैरिटी कि कहाँ पर क्या आने वाला है, पैनलिंग कैसे आने वाला है, यू नो ऑल द मेजरमेंट्स. तो उसके बाद वी मेक अनदर सेट ऑफ ड्राइंग्स, क्योंकि साइट पर आपको ड्राइंग्स देने के लिए 3D के बाद वापस बनाने पड़ते हैं. नाउ विद ऑल दैट इन्फॉर्मेशन आप एक डिटेल एस्टिमेट बना सकते हो. इनिशियली जो हम शेयर करते हैं वो ब्लॉक एस्टिमेट के 3 ग्रेड्स है. राइट. तो तब आपने क्लाइंट के साथ डिस्कस कर लिया एंड द क्लाइंट टेल यू कि उनको A1 चाहिए, A2 चाहिए, A3 चाहिए, उसका भी कुछ कॉम्बिनेशन चाहिए. तो उसके बाद यू हैव दैट क्लैरिटी. नाउ विद दैट इन माइंड कि कौन से मटेरियल्स यूज होने वाले हैं और आपका डिजाइन कैसा है, उसके हिसाब से यू मेक 1 डिटेल एस्टिमेट. ओके. फिर वो आप शेयर करते हो और उसकी भी आप सॉफ्ट कॉपी शेयर करते हो. सो क्लाइंट को अगर कोई चीज़ नहीं चाहिए, वो उनको 0 डालना है ऐड कर सकते हैं, नया कुछ ऐड करना है सेल में ऐड कर सकते हैं. सो बेसिकली एवरीवन कैन एडिट इट, एज इन द क्लाइंट एंड द डिजाइनर. और उसके बाद वो सेम शीट को यू रीविजिट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द प्रोजेक्ट, यू एडिट इट, रिवाइज इट. जस्ट रिवाइज की होगी, एक बार फाइनल हो गया कॉस्ट की 25 लाख रुपीस खर्चा हो रहा है, व्हाई वुड इट कीप चेंजिंग देन? Because there are so many factors in an interior design project that are not in your control. कई बार ऐसे भी होता है कि आप सिलेक्शन के लिए जाते हो एंड आपको कोई दूसरा मटेरियल अच्छा लगता है. इसके लिए there is a separate segment of client cost जो हम प्रैक्टिस करते हैं. बिकॉज कई सारी चीजें क्लाइंट के चॉइस के ऊपर डिपेंडेंट होती है. अगर आपको एक लैमिनेट लगाना है, आप 1500 का लैमिनेट लगा सकते हो, 2200 का लगा सकते हो, 2800 का लगा सकते हो. बट वो लुक्स के ऊपर है कि आपको क्या चाहिए. तो ये सारे जो चॉइस बेस्ड डिजाइन डिसीजंस होते हैं ना, उसके वजह से कई बार किसी प्रोजेक्ट की कॉस्ट बढ़ जाती है. अपार्ट फ्रॉम दैट सिविल वर्क में भी कई बार ऐसे होता है कि आपने 2 स्पेसेस के बीच की कोई वॉल आपने डिमोलिश कर दी और उसके बाद आपको ये रियलाइज हुआ कि दोनों का जो फ्लोरिंग है वो तो ऊपर नीचे है. तो ये कोई एंटिसिपेट नहीं कर सकता, बट ये आपको बाद में ही समझना है. ऐसी कई बार चीजें होती है. कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें स्ट्रक्चरल रिपेयर्स कुछ आपको करने पड़ते हैं, जो फॉल सीलिंग ओपन करने के बाद समझता है. तो ऐसे कई सारे, मतलब ये तो एक आई थिंक 10% चीज़ें हैं, बट बहुत सारी चीज़ें होती है जिसकी वजह से आपको नई चीज़ें ऐड करनी पड़ती है, रेट्स चेंज होते हैं. तो कंटिन्यूअसली एंड कंसिस्टेंटली उसको रीविजिट करना विद द क्लाइंट एंड अपडेट करते रहना बहुत ज़रूरी है. तो आपने बोला डिटेल एस्टिमेट अपडेट करते रहते हैं, बट व्हाट अबाउट द अकाउंट्स एंड व्हाट अबाउट द टाइम? Actor mood Action. Rolling. and action. Hi everyone. Hi everyone.